औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं पिछली दफ़ा हमने सर्कुलर मोशन कवर किया था और हम सर्कुलर मोशन को अब आगे फॉरवर्ड करेंगे उसके एक बहुत ही इंटीग्रल टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या डेफिनेशन है, पहले हम डेफिनेशन करते हैं और फिर उसको बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। If the force is exerted perpendicular to the velocity of a moving object, it causes a change in direction without changing its speed. अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो, और इस डायग्राम पे फोकस करिएगा क्योंकि इससे दो तीन पॉइंट्स मुझे आगे और समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए। एक बात बताइए, ए की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ए की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा, जो वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर वेलोसिटी स्ट्रेट ही रहे और अगर इसको कोई और फोर्स ना मिले तो इसको सर्किल में तो नहीं घूमना चाहिए, इसको तो स्ट्रेट निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए हमको एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इफ़ द फोर्स इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलर। ठीक है, और भाइयों परपेंडिकुलर क्या होता है? ये वेलोसिटी स्ट्रेट जा रही है और किसी भी चीज़ का परपेंडिकुलर उसके 90 डिग्री ऐसे होता है। ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया और उसकी वेलोसिटी यूँ जा रही है और अब जो फोर्स होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सर्किल में मूव करवाना है तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बिल्कुल यूँ करके आपको एक स्पीड चाहिए होगी ताकि वो सर्किल में घूमता रहे, वरना वो उड़ के कहीं और चला जाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक रिक्वायर्स अ कांस्टेंट चेंज इन डायरेक्शन विच इज कॉज्ड बाय अ कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स। इसमें कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है ये कांस्टेंट, जिसको अंडरलाइन किया गया है। अगर ये फोर्स थोड़ी सी देर के लिए भी ख़त्म होती है तो ऑब्जेक्ट अपना जो सर्कुलर मोशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। विच इज कॉज्ड बाय अ कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस का क्या मतलब है? अनबैलेंस्ड का मतलब यह है कि इस फोर्स के काउंटर में कोई और फोर्स नहीं है। और इस पॉइंट को मैं आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में तफसील से एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वही हमने जो बात की कि वेलोसिटी, ये जो ए है इसकी वेलोसिटी ये है और जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है, और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग उसको, मेरे ख्याल में ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं और हम लोग उसको बारी बारी करके समझना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ऑब्वियसली समझ में आने वाला पॉइंट है कि अगर वेलोसिटी इसकी यूँ है, ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो यूँ होगी। अब आप में से कोई ये भी कह सकता है कि सर परपेंडिकुलर तो ये भी होगा, ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बात याद रहे कि हमें उसको सर्किल में घुमा के रखना, हमें उसको सर्किल से बाहर नहीं निकालना। तो परपेंडिकुलर हम हमेशा इस तरफ वाला लेते हैं। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट से एक और पॉइंट आता है। वो पॉइंट क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर। ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है, अगर कोई भी चीज़ उसके परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगी। ए वेलोसिटी यहाँ जा रही है, फोर्स यहाँ होगी, फिर से 90 डिग्री एंगल। ए वेलोसिटी यहाँ जा रही है, फोर्स हमेशा फिर से परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आपको पूरी जो डायग्राम है उससे आपको यही समझ में आ रहा है कि फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल रहेगी। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म चेंज इन डायरेक्शन। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म चेंज इन डायरेक्शन, हमको ये बात समझ में आ रही है, पूरा जो एक सर्किल है उसको ये यूनिफॉर्मली कवर कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी ये यहाँ पे आ रहा है कभी यहाँ जा रहा है। तो इसकी जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव्स स्पीड अनचेंज्ड। इससे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्पीड पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप में से लोग पूछेंगे, क्योंकि अगर हम बाद में एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप कह रहे हैं कि भाई स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता, तो हमने जो डेफिनेशन हमेशा से एक्सेलरेशन की पढ़ी है वो तो यही पढ़ी है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्लैश स्पीड। और अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पीड ही चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन कैसे होगी? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में एड्रेस करेंगे। पांचवा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है अनबैलेंस फोर्स। और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिलता हुआ पॉइंट है। बात ये हो रही है कि जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स,
ये एक अनबैलेंस फोर्स होती है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब इसको कोई काउंटर में करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है, इसके अगर कोई और फोर्स होती है, अगर इसको जो बैलेंस कर रही होती, तो फिर मुझे एक और फोर्स की जरूरत होती जो इस तरफ आती इसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एरो नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक अनबैलेंस फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक और फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ऑपोजिट फोर्स होती है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती तो ये फोर्स अनबैलेंस्ड होती, और अगर फोर्स अनबैलेंस्ड होती तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकती थी। क्योंकि आप में से हर कोई बात जानता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर उस पर यहाँ पे भी 10 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है और यहाँ पे भी 10 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है, तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। तो वाज़ेह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नामी कोई चीज़ नहीं होती। अब एक सवाल आ सकता है, सवाल ये आ सकता है फॉर एग्जांपल हम लोग पुल पे जा रहे हैं और अगर हम राउंड अबाउट लेते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सी यूँ हो जाती है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, ये किस वजह से हो रही है? या एक और सवाल आ सकता है कि अगर हमारी गाड़ी एक टर्न लेती है तो जो गाड़ी के ऊपर जो टिश्यू पेपर का डब्बा होता है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है, तो वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है? तो इसका जवाब इंशाल्लाह जो सवाल आएगा उसमें हम डिटेल से करेंगे, लेकिन उसका जवाब होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। खैर विल कवर दिस इन डिटेल लेटर। सबसे फिर आखिरी जो पॉइंट बचता है वो ये है प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। और जाहिर सी बात है अगर ये फोर्स अनबैलेंस्ड है तो इसको लाजमी है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स, बाहर की सोर्स प्रोवाइड करे, कोई ना कोई बैरूनी जराए से फोर्स है। जैसे हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बैरूनी तरीके से आती हैं ना, तो इसी तरह से जो फोर्स है उसको भी बैरूनी सोर्स से आना है, किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स से आना है। और इसकी एग्जाम्पल्स हम अभी कवर कर लेते हैं। पहली एग्जाम्पल, अ प्लैनेट अराउंड इट्स ऑर्बिट ऑफ अ स्टार। हमारा स्टार सन है, हमारी अर्थ उसको रोटेट कर रही है। अब आप सवाल करेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है, ऑब्वियसली अर्थ एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है अराउंड द सन, तो उसको फोर्स कौन दे रहा है? तो उसका जवाब है ग्रेविटी। और ग्रेविटी इंशाल्लाह जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का वो ग्रेविटी है, जिसमें हम डिटेल से ग्रेविटी को पढ़ेंगे। इसकी दूसरी एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। कोई भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिव चार्ज रखता है, अपने जो प्रोटॉन है जो एक पॉजिटिव चार्ज रखता है, उसके पूरे एक ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है। अब सवाल ये कि फोर्स कहाँ से, एक्सटर्नल सोर्स क्या है? तो ऑब्वियसली वी हैव नोन दिस फ्रॉम ग्रेड 3 to 4 के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भी एक बैरूनी सराय एक्सटर्नल सोर्स से काम होता है। तीसरी एग्जाम्पल, स्टोन टाइड टू अ थ्रेड। हाँ, आप कोई भी पत्थर लें, कोई भी चीज़ लें, उस पर धागा बांधें और उसको घुमाना शुरू कर दें यूँ यूँ, तो जब भी आप घुमाएंगे आपके हाथ में एक फोर्स आपको महसूस होगी, आपको एक पुश महसूस होगा। वो फोर्स कौन सी होती है? वो होती है थ्रेड के अंदर एक टेंशन जो पैदा होती है, थ्रेड के अंदर एक तनाव जो वो खिंचता है तो एक तनाव पैदा होता है, टेंशन जिसको हम कहते हैं। और इसकी आखिरी एग्जाम्पल, कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, और जिससे हमारी जो अनबैलेंस फोर्स और जो फ्रिक्शन वाली एग्जाम्पल थी वो भी इंशाल्लाह भी कवर होने वाली है। एक कार जो है वो घूम रही है एक सर्कुलर ट्रैक में, तो उसको कौन सी ऐसी फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर रखती है? तो उसका जवाब होता है फ्रिक्शन। और बाकी हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। जो हमने पिछली वाली स्लाइड में कवर किया था वो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल और फिजिकल पोर्शन कवर करेंगे। हमने डिफाइन किया है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेम थिंग। एफ सी को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं कैपिटल एफ और उसके नीचे एक छोटा सी लिख के, विच कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी चीज़ की सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे, और वो तीन चीज़ें क्या हैं? वो तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ है उसका मास, उसका वजन, दूसरी चीज़ है उसकी वेलोसिटी, और तीसरी चीज़ है उसका रेडियस, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर से हम एक सर्कल बनाएंगे। तो कोई भी चीज़ है उसका एक मास होगा, ठीक है, उसकी एक वेलोसिटी होगी और उसका एक रेडियस होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ओ, और इस सेंटर ओ से उसका रेडियस। अब हम अपने पहले फॉर्मूला की जानिब चलते हैं और इस फॉर्मूले से इंशाल्लाह हम लोग
3 मजीद फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अभी हमने बात की, वो डिपेंड करता है उसकी मास पे, उसकी वेलोसिटी पे और उसकी स्पीड पे। ओके, तो हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट फार्मूला आई एम टेलिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास v स्क्वायर अपॉन r। और इस फार्मूला और जो सेकंड फार्मूला उसमें इंशाल्लाह एक तफसीली डिस्कशन आएगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है मास के, वेलोसिटी के स्क्वायर के और उसके रेडियस के। अब मैं एक बड़ी बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, बट स्टिल फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। मास, मैंने कहा कि मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का 2 किलोग्राम है और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ लेट्स से 6। अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि मैंने वेलोसिटी को 2 ऐड कर दिया वेलोसिटी में, और वेलोसिटी अब मैंने कर दी, बट वेट अ मिनट, इसको आसान करता है। वेलोसिटी भी मैंने 2 मीटर्स पर सेकेंड रखी। मैंने दोनों चीज़ों को डबल किया। मैंने मास को 2 kg से कर दिया 4 kg, और मैंने वेलोसिटी को 2 मीटर्स पर सेकेंड से कर दिया 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब मेरा सवाल यह है कि मास को चेंज करने से या वेलोसिटी को चेंज करने से, दोनों में से मैं अगर किसी भी एक चीज़ को चेंज करता हूँ तो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स किसको चेंज करने से पड़ेगी, मास को या वेलोसिटी से? तो इसका जवाब है वेलोसिटी, क्योंकि वाज़ेह रहे मास के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर मैंने वेलोसिटी 2 से 4 की है तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा 8। तो जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अब 2 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। और अगर मैंने मास को इंक्रीज कर दिया तो वो हो गया, जैसे कि पहले 2 था तो वो 4 हो गया, तो अब सिर्फ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डबल हुई है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है तो जो इंक्रीज होगा वो कहीं ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होगा। इस बात को करने का मकसद ये था कि फॉर्मूला हमारे साथ कुछ हमको बहुत कुछ बता रहा होता है। तो जैसे कि हमने इससे ये पता कर लिया कि अगर वेलोसिटी के ऊपर अगर पावर लिखी हुई है तो ऑब्वियसली द चेंज इन वेलोसिटी से सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ज़्यादा इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू मास। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। ये तो हमने फर्स्ट फार्मूला ड्राइव कर लिया और इसके आगे मैंने लिख दिया 1। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछली दफ़ा एक फार्मूला करवाया था जिसको मैं साइड में लिखता हूँ, वो था V इज इक्वल्स टू आर डब्ल्यू। ये पिछली दफ़ा की जो टॉपिक था उससे मैंने कवर किया था। इसमें जो V है वो है आपकी वेलोसिटी, रेडियस इज स्टिल द सेम, एंड W इज योर एंगुलर वेलोसिटी। तो अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरे फॉर्मूले को मैं V से रिप्लेस कर सकता हूं? एग्जैक्टली, आई कैन डू दैट। तो मैंने इस पूरे फॉर्मूले को V से रिप्लेस कर दिया और मैंने लिखा M, V की जगह मैंने लिख दिया R W इसका होल स्क्वायर अपॉन R। अब क्या होगा, मास R का स्क्वायर इज R स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी W स्क्वायर इज W स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पे भी R है, ऊपर R स्क्वायर है, और अगर आपने इंडाइसिस पढ़ी नहीं है तो यू विड नो कि R कैंसल्स R स्क्वायर, ये चीज़ कैंसिल हो गई। और अब जो हमारे पास जो सेकंड फार्मूला आ गया वो आ गया FC इज इक्वल्स टू MRW स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकंड फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स के 2 फार्मूलाज। अभी एक और बहुत काम की चीज़ बची है, और वो काम की चीज़ का नाम है, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस काम की चीज़ का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों को पिछली स्लाइड याद हो तो उसमें मैंने एक बात की थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो स्पीड को अनअफेक्टेड रखती है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब इससे तो यही बात साबित हो रही है ना कि मेरा दिमाग ख़राब है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है वो आपने पढ़ी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड इन द प्रीवियस स्लाइड आई मेंशन दैट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप लोगों ने शायद लफ्ज़ पर गौर नहीं किया, ठीक है, और मैं अपनी बात को फिर से समझा रहा हूँ। वेलोसिटी के लफ्ज़ पे थोड़ा सा गौर करें। वेलोसिटी हम लोग ओ लेवल से पढ़ते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। और एक बात बताएं, वेक्टर के कौन से 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? पहला आप कहेंगे मैग्नीट्यूड, दूसरा आप कहेंगे
डायरेक्शन, और इसी बात में हमारी बात का जवाब छुपा हुआ है। हमने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वही फिर जैसे मैंने बात की थी, आप लोग कहेंगे मेरा दिमाग ख़राब है, लेकिन नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है और मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए, इसकी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो है वो है इसकी 2 मीटर्स पर सेकेंड, वो यहाँ पे भी आ गया तब भी 2 मीटर्स पर सेकेंड है, यहाँ पे आया तब भी 2 मीटर्स पर सेकेंड है, यहाँ पे जा रहा है तब भी 2 मीटर्स पर सेकेंड है, यहाँ पे भी जा रहा है तब भी 2 मीटर्स सेकेंड है। तो अब बात यह है कि मैग्नीट्यूड बेशक पूरी ओवरऑल 2 मीटर्स पर सेकेंड है, लेकिन वेक्टर का दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यूं है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यूं है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यूं है, यहाँ यूं और यहाँ यूं। तो अगर एक कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन लाजमी होगी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीट्यूड, उसको मद्देनजर रखते हुए बात नहीं करनी, हमें उसकी डायरेक्शन को भी देखना है। और क्या डायरेक्शन ओवरऑल चेंज हो रही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल चेंज हो रही है। अब हम चलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला ड्राइव करने की तरफ। एक और बचपन का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वो था F = ma, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स ही है, वो कुछ अलग चीज़ तो नहीं है, उसके नाम में छुपा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हर फोर्स बराबर होती है ma के। तो क्या मैं FC के बजाय ma लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा, पहले वाले फॉर्मूले को मैंने उठाया, फॉर्मूला नंबर 1, एंड आई एम यूजिंग द फॉर्मूला नंबर 1 टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? वो था FC = mv²/r। हमने जैसे बात की कि सेंट्रीपिटल फोर्स, बेशक उसमें सेंट्रीपिटल लिखा हुआ है लेकिन है तो वो फोर्स ही, और इसके बजाय हम लोग F = ma लिख सकते हैं। तो मैंने FC के बजाय लिख दिया ma = mv²/r। अब यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स, m और m, इस तरफ भी m है उस तरफ भी m है, और दोनों यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मैथमेटिकली आई कैन कैंसिल both things, and that leaves me with the formula for centripetal acceleration, and its first formula is acceleration = v²/r, and this is the first formula for centripetal acceleration. Now let's move towards the second formula, और सेकेंड फार्मूला में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसका सेकेंड वाले फार्मूले से ma की जगह पहले हमने ये लिखा था और अब हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे। सो कम ऑन, लेट्स डू दिस। और वो चीज़ हो गई, आई एम जस्ट राइट हेयर बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, वो हो गई FC = mr/w²। और जैसे हमने बात की कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी है वो फोर्स ही, तो मैंने FC के बजाय लिख दिया ma = mr/w²। यहाँ पे अगेन बेसिक मैथमेटिक्स वंस अगेन, m को कैंसिल कर दिया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला आ गया A = r/w², and this is the second formula for centripetal acceleration. अब यहाँ पे इसमें पूरी जो डेरिवेशंस हमने की हैं एक दफ़ा उसको सुकून से देख लें। यहाँ पे हम लोगों ने दो फार्मूलाज निकाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r जो हमने पहले से था, इसी में हमने फर्दर जो अपना पिछला वाला फार्मूला था v = rw, उससे हमने सेकंड फार्मूला ड्राइव किया mr/w², एंड दिस इज द सेकंड फार्मूला फॉर सेकंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी। अब हम बढ़े सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन क्यों होती है ये बात मैंने डिफाइन कर दी है, क्योंकि डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन लाजमी होगी। फिर हमने एक और जो बचपन का फॉर्मूला था F = ma, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया और पहला वाला जो फॉर्मूला था उसको पुट कर दिया यहाँ पे। तो ma = mv²/r, m ने m को कैंसिल किया तो एक्सेलरेशन का जो पहला फॉर्मूला आ गया वो हो गया v²/r। दूसरा हमने जो फॉर्मूला नंबर 2 था उसको पुट किया और ma = mr/w², m cancels m, and that leaves us that acceleration = radius into angular velocity का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाले जो फॉर्मूलाज है ना, इसको जरा माइंड में रखें, नंबर 1 एंड नंबर 2। इससे मेरे आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त सा सवाल है।
ये फार्मूला नंबर 1 है, सॉरी इसको फिर से लिख देता हूँ, और ये फार्मूला नंबर 2। दोनों फार्मूलाज लिखना है। नंबर 1, F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, दिस इज द फार्मूला 1। और एक और फार्मूला FC इज इक्वल्स टू mrw²। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से अगर मैं सवाल करूँ ओ लेवल्स की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है FC इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। यहाँ पे आपको जो रिलेशनशिप सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस के बीच में समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स नेचर है। कैसे? FC 1 अपॉन r, मतलब अगर रेडियस जो है अगर वो बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो उसकी जो नेचर है वो डायरेक्ट है। कैसे? कि FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगी। अब ये दोनों बातें कॉन्फ्लिक्टिंग बातें एक दूसरे से, ये दोनों बज़ाहिर लग रहा है कि मुतज़ाद बातें हैं, तो इसमें से किसी एक फॉर्मूले को ठीक होना चाहिए और एक फॉर्मूले को ठीक नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें से कोई एक ठीक है और एक गलत है, बात यह कि दोनों के दोनों ठीक है, हम बस थोड़ा गौर से देख नहीं रहे। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को लें तो उससे हमको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से आई ड्रॉ अ सर्कल, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, इसका सेंटर है यहाँ पे O, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है A और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है B। अब बताएं रेडियस किसका ज़्यादा है, A का या B का? ऑब्वियसली B का रेडियस ज़्यादा है। मैंने इस पूरे को स्पिन किया, ठीक, और अब वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए, A यहाँ पे आ गया और B यहाँ पे आ गया। अब मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी ज़्यादा है, A की या B की? जो आप में से इस फॉर्मूला के एडवोकेट्स हैं वो मुझे जवाब देंगे कि सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो A की ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कम है और रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशनशिप है आपस में वो इनवर्स है, तो उस हिसाब से A की सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा फोर्स कम होगी। लेकिन आप में से जो सेकेंड फॉर्मूला के जो एडवोकेट्स हैं वो कहेंगे कि सर B की सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि सर B का रेडियस ज़्यादा है और इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर रेडियस बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगी। अब मेरा सवाल ये है कि कौन सी ज़्यादा है? इसका जवाब है B। जिसमें से आपने B कहा था उसने सही कहा था, और A वाला मायूस ना हो कि आपने फॉर्मूले को देख के किया था, बट लेट्स डिफाइन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर इसी फॉर्मूले को मैं लूँ FC इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, अगर मैं V की जगह RW डाल दूँ तो ये भी वही फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्मूला के हिसाब से B की ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक और एस्पेक्ट छुपा हुआ है, वो ये है कि यहाँ पे V लिखा हुआ है, W नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है। एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है। एक बात बताइए, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पहले वेलोसिटी को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट को समझना ज़रूरी है। इसमें से A की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है या B की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है? तो आप में से हर कोई बोलेगा यार कि B की डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा है, इसने यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया है, और A की जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन टाइम पीरियड ऑब्वियसली क्योंकि दोनों के दोनों एक ही सर्किल में, तो जो टाइम पीरियड है वो दोनों के लिए, इसके लिए भी T लगा है, इसके लिए भी T लगा है। अब मेरा ये सवाल है, जिसकी अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो जो आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो B की ज़्यादा है, और B ने और A ने दोनों की दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम टाइम पीरियड में कवर किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि B की जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर B की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में जो आंसर है वो तब भी B ही हमारा आंसर होगा। आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट वंस अगेन। सर्किल है, सर्किल पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं A और B, ठीक है। हमने इसको एक साथ घुमाया, A यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इसमें मैं डॉट डाल देता हूँ, A0 एंड B0, ठीक है। A यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, B यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। क्या दोनों की जो एंगल है, दोनों की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो थीटा है, क्या वो दोनों के लिए सेम है?
एग्जैक्टली आप में से हर कोई कहेगा दोनों का जो थीटा है वो तो सेम है, लेकिन क्या उसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी ज़्यादा है? वो सेम बिल्कुल नहीं है, वो बी की ज़्यादा है। और अगर बी की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, टाइम पीरियड उतना ही है जितना ए का है, तो ऑब्वियसली वी की जो बी की जो वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से भी बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आगे हम लोग समझेंगे इंशाल्लाह इसके कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, वो हम समझेंगे अब वर्टिकल मोशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का ही वर्टिकल मोशन, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल।